पैसों के लालच में मेरे पापा ने मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी, जो गांवों का जमींदार था। उसकी पास बहुत ही धन दौलत थी। पापा कहने लगे, उस बूढ़े आदमी से वैसे भी कहाँ कुछ होने वाला है, वे सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके मरने के बाद तो उसकी सारी धन दौलत तुम्हारे ही हो जाएगी। पिताजी की बातें सुन, मैं भी पैसे उधार लिए थे, पर वे पैसे भी मेरी माँ को बचा नहीं पाए। आज माँ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन उधार लिए पैसों का इतना कर्जा मेरे पापा पर हो चुका था कि वे चाहकर भी नहीं, और समय पर पैसे ना चुकाने के कारण अब मेरे पापा के ऊपर इतना कर्जा हो गया था जो एक अकेले इंसान से चुका पाना नामुमकिन सा था। इसलिए मेरे पापा के सामने उस जमींदार ने एक शर्त रख दी और हम कहा कि अगर तुम अपनी खूबसूरत बेटी की शादी मुझसे करवा दो तो तुम्हारा सारा कर्ज भी मैं भूल जाऊंगा और इसके बदले तुम्हें 20 लाख रुपए भी मिलेंगे। तुम्हें तुम्हारी बेटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है वे मेरे साथ बहुत ही खुश रहेगी। पहले तो पापा ने शादी के लिए मना कर दिया था, पर कर्ज चुकाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे। वे मर भी जाते तो अपना कर्ज नहीं चुका पाते, इसलिए वे शादी के लिए मान गए। शादी करना हर लड़की का ख्वाब होता है, मेरा भी था, पर मेरा ये ख्वाब इस तरह से पूरा होगा कभी सोचा न था। आज मेरी खूबसूरती ही मेरी दुश्मन बन गई थी। सोचा था मैंने ना जाने क्या क्या शादी के लिए ख्वाब सजाए थे। सोचा था इतनी खूबसूरत मुझे नौजवान लड़का नहीं, बल्कि एक 70 साल का बूढ़ा आदमी था जिसके जीने का कोई भरोसा न था। शायद मेरी किस्मत को यही मंजूर था। तभी मुझे निराश देखकर मेरे पापा कहने लगे, बेटा देखो, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी वह बहुत बूढ़ा हो चुका है, उससे कुछ नहीं होने वाला। वह कुछ ही दिनों का मेहमान है और उसके बाद उसकी सारी धन दौलत तुम्हारी हो जाएगी। आखिरकार तुम उसकी पत्नी हो। पापा की बात मनाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। चद्दर पा फूल बिखरे हुए थे, पास में ही कैंडल जल रही थी और तो और ठंडी हवाएं भी चल रही थी। ये सब देख मैं डर गई, क्योंकि मेरे पापा ने जैसा मुझसे कहा था ये सब उसके ठीक उल्टा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये आदमी कोई 70 साल का बूढ़ा नहीं, बल्कि 25 साल का कोई नौजवान हो। उसने तो अपनी सुहागरात की पूरी तैयारी कर रखी थी। अब तो कहीं से भी ये चांस नहीं था कि मैं इस शादी से बच जाऊं, मेरे जिंदगी बर्बाद होने से बच जा सकता है कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और मैं जल्दी से बेड पर जाकर बैठ गई। मैंने अपनी आंखों को तिरछी कर देखने की कोशिश की कि दरवाजे पर कौन है। जब मैंने देखा तो वहां मेरा बूढ़ा पति खड़ा था और धीमे धीमे कदमों से मेरी ओर आगे बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ इस तरह आंखें बढ़ते देख मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली और अपने हाथों से अपने पूरी शरीर को कसकर पकड़ लिया और कहने लगी, प्लीज मुझे जाने दो, मैं ये सब नहीं कर सकती। पर उस आदमी ने मेरी किसी आंखें बंद कर ली और कहने लगा, उसे अपनी तरफ इस तरह हाथ लगाए वे चुपचाप कैसे सो गए, ये कैसे हो सकता है। और ये ही सोचते सोचते मेरी आंखें लग गए। सुबह जब मैं उठी तो नहा धो के तैयार हो गए, क्योंकि आज मुंह दिखाई की रस्म थी। भले ही मेरा पति एक बुरा आदमी था, पर अब क्या ही किया जा सकता था। जब चिड़िया चुग गए खेत तो पछताने से क्या फायदा। वैसे भी शादी तो हो ही गई थी। थोड़ी देर बाद घर के सभी मेहमानों खा पी कर विदा हो गए। तभी मेरे पति ने मुझे आवाज थी और कहा, शालिनी अब से इस घर का सारा काम तुम देखोगी और सामने होला फार्म हाउस का भी ध्यान तुम ही रखोगी। इस घर में घर से दिखने वाले शरीर पर ही था इसका शरीर और उसका शरीर चेहरा एक दूसरे से अलग क्यों है। तभी मेरे पति ने मुझे हिलाते भी कहा, शालिनी तुम सुन नहीं रही मैं क्या कह रहा हूँ? मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ,
मुझे आते आते शाम हो जाएगी, तब तक मैंने जो कहा है वो करो। थोड़ी देर बाद मेरे पति भी घर से रवाना हो गए और वे सारे काम मैंने फटाफट कर लिए, क्योंकि इन कामों में तो मैं माहिर थी। मैंने अपने पापा की घर इस तरीके की बहुत से काम किए थे, इसलिए अब तक मेरी इतने प्रैक्टिस हो चुकी थी कि यह सारे काम चुटकियों में कर दूं, वो भी अकेले। थोड़ी देर में ही शाम हो गए। अब मेरे पति भी घर में आ गए। मैंने उन्हें खाना परोसा, वो खुद भी खाना खाकर सो गई। आज भी ऐसा ही हुआ। मेरे पति सामने बिछा चारपाई पर सो रहे थे और मैं इतने बड़े बेड पर अकेली थी। अगले दिन सुबह सुबह फिर से वही बात हुई। मेरे पति कहने लगे कि मैं किसी काम बाहर जाकर आता हूँ, मुझे आते आते शाम हो जाएगी, और ऐसा कहकर मेरी पति घर से निकल गए। लेकिन इस बार वे अपना फोन घर पर ही छोड़ गए। मैंने जब फोन देखा तो उन्हें आवाज देने लगी, सुनिए आपका फोन यही रह गया। पर वे चलती चलती ना जाने कहाँ चले गए। वे मेरी बातें भी नहीं सुन रहे थे। मैं भी उनके पीछे पीछे चलते चले गई तो खामखा परेशान हो जाएंगे। मैं उन्हें फोन दे देती हूँ, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे चलती गई। अब पीछे पीछे चलते गए वे मैं इतनी दूर आ चुकी थी जहाँ पर ना तो कोई घर था और ना ही आसपास कोई इंसान था, बस एक सुनसान सड़क थी। तभी सामने एक कोठी नजर आई और उस कोठरी से अश्लील गानों के आवाज आ रही थी। मेरे पति उस कोठरी में चले गए। जैसे ही कोठी में गए वैसे ही गानों के आवाज बंद हो गए। उनके पीछे पीछे मैं भी वहां चले गए। मैंने सुना तो पता चला कि मेरे पति किसी से बात कर रहे थे। देखो, तुम्हारे कहने पर मैंने शादी तो की, तुम्हारी पत्नी है, तुम जो चाहो उसके साथ कर सकते हूँ। अपने पापा की सच्चाई जानकर मेरा खून खोल उठा। तभी मेरे पति कहने लगे, तुम एक बाप होकर ऐसी बात कैसे कह सकते हूँ? तुम जानते हूँ कि मैं कितनी बड़ी बीमारी से पीड़ित हूँ। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाह कर भी किसी से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे एक ऐसी बीमारी है, अगर मैं किसी के भी पास गया तो उसे भी मुझे खतरा है। मेरी यह बीमारी उसे भी हो सकती है। इसके बावजूद भी तुमने अपनी बेटी की माना कि मैं 30 साल का नौजवान हूँ, पर मेरी यह बीमारी मेरी सारी जवानी खा गई है और अब मैं 30 साल का नौजवान लड़का नहीं रहा। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ अब, और मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता भी नहीं मेरा इलाज कब तक सफल होगा और होगा भी या नहीं, कब इस बीमारी से राहत पाऊंगा। तभी उस आदमी ने बोला, भय सब मुझे नहीं पता, अब भय तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा कहकर मेरे पिताजी उस कोठी से बाहर आ गए। मेरे पिताजी के साथ 3-4 जवान और खूबसूरत लड़कियां भी थी और वह एक गाड़ी में बैठकर वहां से चली गए। मैं यह सब कोठी के बाहर से ही देख रही थी और मैं बहुत जोर जोर से रोने लगे कि मेरे खुद के पिताजी ने मुझे छुटकारा पाने के लिए मेरी शादी इस आदमी से करवा दी, और मैं उस नेक दिल आदमी को ही दोष दे रही थी। इसमें इस आदमी की तो कहीं कोई गलती नहीं है, बल्कि इसने तो मेरी इजाजत के बिना मुझे छुआ तक नहीं। ये सब मेरे पापा का ही किया धरा है। पर अब और नहीं, जब मुझे मेरे पति के साथ ही रहना है और मेरे पिताजी को मुझे छुटकारा ही चाहिए, तो मैं उन पर बोझ क्यों बनूं। अब मैं उस कोठी से वापस अपने ससुराल आ गई से, और घर में जो काम बचे थे मैंने वे सारे अच्छे से कर दिए और जल्दी से खत्म कर कर अपने पति के आने से पहले ही कमरे में बैठ गई। शाम को जब मेरे पति आए तो मुझे देखकर चौंक गए, क्योंकि आज मैं वापस से एक दुल्हन के तरह सजी थी। जब मेरे पति ने मुझे देखा, तुम्हें समझ गए, उन्होंने कहा, शालिनी तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम नहीं जानती कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी मैंने मेरे पति के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, मैं सब जानती हूँ, आप दिल के बुरे नहीं हो, आप किस बीमारी के गाय आप मुझे दूर भाग रहे हो, पर मेरे खुद के पापा नहीं, जब मुझे बेच दिया और अब मेरा इस दुनिया में
और कोई नहीं है मेरे पिताजी ने तो कब का ही मेरा साथ छोड़ दिया। और ऐसा कहकर मैं अपने पति के सीने से लगकर रोने लगी। मेरा मुझे पर काबू ही ना रहा। मैं अब तक जिस शख्स को गलत समझती आ रही थी, बल्कि वे शख्स ही मेरे लिए सोच रहा था, पर मेरी आंखों पर तो झूठ की पट्टी बंधी हुई थी जो मैं ये सब देख ना पाई। तभी मैंने अपने पति से कहा, मैं आपको अभी इस वक्त अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ और मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपकी इस बीमारी से उपने में आपका साथ पूरा दूंगी। अब मैं मेरी पति का ध्यान रखने लगे। मैं उन्हें टाइम टू टाइम इलाज के लिए ले जाती। कुछ ही महीनों में मेरे पति की यह बीमारी ठीक हो गई। यूं तो उनका इलाज बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन कहते हैं न जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ असर करती है। पहले मेरे पति अकेले थे, उनकी परिवार में था ही कौन, लेकिन अब मैं उनके साथ थी। मेरे प्यार में इथी और के साथ होने दूं, भले ही वह कोई भी हूँ। अब मेरे पति का चेहरा पूरी तरह से ठीक हो गया था। उन्हें देख मैं फूली न समा रही थी। वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिख रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि यह आदमी ही बेले एक 70 साल का बूढ़ा दिखता था। लेकिन आज मैंने अपने प्यार से और भगवान के आशीर्वाद से अपने पति को ठीक कर दिया। अब मैं और मेरे पति को स्वीकार कर लिया था। मैं अपने जीवन में बहुत खुश थी। जीवन संगिनी ने मेरे साथ जो किया मैं तो बहुत गलत था। आप बताइए कि मेरे साथ मेरे जिंदगी ने अच्छा किया या बुरा। एक तरफ तो मेरे पिताजी थे जिन पर मैं जान देती थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया, और दूसरी तरफ मेरे पति जिन्हें मैं कोसती थी और उन्होंने ही मेरे लिए खुद से पहले मेरे बारे में सोचा। अगर आप कोई स्टोरी अच्छी लगी तो धन्यवाद।